Hello students, how are you? Well then, let us begin with next lesson. अभी तक हम लोग तो मोटा मोटी देखो नेशनलिस्ट या लिबरल नेशनलिस्ट मूवमेंट्स रिवॉल्यूशन सब की बात कर ही रहे थे और में से कुछ एग्जैक्ट कह सकते हो कि इसका कैसे जो है ये एग्जैक्टली काम किया यूरोप के हिस्ट्री में। इसमें हम दो एग्जांपल्स को देखने वाले हैं। वन विल बी जर्मनी एंड अनदर विल बी इटली। ओके, सो लेट अस फर्स्ट बिगिन विद द मेकिंग ऑफ जर्मनी एज ए नेशन। ओके, अब इसमें क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही दिया गया है, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन। ये सवाल इसलिए पूछा गया है क्योंकि जर्मनी के केस में जो है मिलिट्री का काफ़ी मेजर रोल रहने वाला था इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस जर्मन नेशन। अब 1848 में जो नेशनलिज्म का वेव चला, ओके, डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन वगैरह से, ठीक है, तो अब 1848 के बाद नेशनलिज्म था यूरोप में, वो बेसिकली डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन वगैरह से जो है ये थोड़ा डिसोसिएट हो गया, थोड़ा अलग हट गया। अब जो है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो थे वो कंजर्वेटिव्स के द्वारा अब जो है मोबिलाइज किए जाने लगे। वो जो है कंजर्वेटिव्स जो थे वो अब नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को, नेशनलिज्म को जो है चैनलाइज करके उसके द्वारा जो है वो स्टेट पावर को जो है प्रमोट करने लगे और साथ ही साथ जो है यूरोप के ऊपर या यूरोप के अलग अलग हिस्सों पे पॉलिटिकल डोमिनेशन असर्ट करने का प्रयास करने लगे। और ये चीज जो है वो जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन प्रोसेस में, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली एज लाइक नेशन स्टेट्स, इस प्रोसेस में ये चीज जो है काफी ज्यादा देखा जा सकता है। अब लाइक जर्मनी की बात अगर हम करें तो 1848 में ही हम लोगों ने देख लिया था, राइट, कि वहाँ के जो मिडिल क्लास जो है जर्मनी का, उसके बीच में जो है नेशनलिस्ट फीलिंग जो है काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी, काफ़ी ज़्यादा मौजूद थी, जिन्होंने कि 1848 में इनफैक्ट जो है यूनाइट करने की भी कोशिश की थी जर्मनी के डिफरेंट रीजन्स को, राइट, नेशन स्टेट फॉर्म करने की कोशिश की थी जो कि एक इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा जो है गवर्नड होती। अब ये जो इनिशिएटिव था लिबरल्स का नेशन बिल्डिंग का, ये तो मान लो कि मोनार्की और मिलिट्री के कंबाइंड फोर्सेस की वजह से, राजा और उसकी सेना के कंबाइंड एफर्ट की वजह से ये तो खत्म कर दिया गया, राइट, जिसमें कि जो प्रसिया के जो बड़े बड़े लैंड ऑनर्स थे जिनको कि जंकर्स कहा जाता था, ठीक है, उनका भी सपोर्ट रहा था इसमें। लेकिन उसके बाद से जब एक बार मान लो कि 1848 में जो प्रयास हुआ था नेशन स्टेट फॉर्म करने का, लाइक बेस्ड ऑन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड एवरीथिंग, जब वो फेल हो गया उसके बाद जो है प्रसिया ने जो है नेशनल यूनिफिकेशन की कमान संभाल ली और इसका चीफ मिनिस्टर था ओटो वॉन बिस्मार्क। वो जो है इस प्रोसेस का आर्किटेक्ट बन गया, वही इसका रचनाकार बन गया, जिसने कि प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से जो है इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। 3 युद्ध हुए अगले 7 साल में, जो है 3 युद्ध लड़े गए प्रसिया की तरफ से, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ, और अंत में जो है प्रसिया की जीत हुई सब में, और साथ ही साथ जो है जर्मनी के यूनिफिकेशन का प्रोसेस जो था वो पूरा हो गया। जनवरी 1871 में इनफैक्ट जो प्रसिया का किंग था विलियम द फर्स्ट, उसको जो है वर्साई में हुई एक मीटिंग में जो है जर्मन एम्पायर घोषित कर दिया गया। तो देखो होता क्या है कि लाइक इनिशियली जो लिबरल मूवमेंट चल रहा था, राइट, तो लिबरल नेशनलिज्म का जो वेव चल रहा था, उसके अंदर जिस तरह के नेशनल स्टेट के फॉर्मेशन का विजन था, या कह सकते हो कि जर्मन मिडिल क्लास का जिस तरीके का नेशन स्टेट फॉर्मेशन का विजन था, वो तो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन नेशनलिज्म के इस सेंटिमेंट को, नेशनलिस्ट आइडिया के इस लाइक नोशन, नेशनलिस्ट आइडिया को जो है इसको आधार बना के इनफैक्ट जो कह सकते हो कि कंजर्वेटिव्स थे, उन्होंने ही जो है बेसिकली इस नेशन स्टेट के आइडिया को जो है अडॉप्ट कर लिया, इसको आगे बढ़ाया और इसका यूज जो है उन्होंने अपने पॉलिटिकल डोमिनेशन को, अपने स्टेट पावर को बढ़ाने में किया, राइट। और जर्मनी का यूनिफिकेशन अंडर द लाइक लीडरशिप ऑफ प्रशिया एंड पर्टिकुलरली ओटो वन बिस्मार्क, राइट, ये प्रोसेस जो है वो इसमें पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस का है। अब बेसिकली कहानी फिर से थोड़ा फ्लैशबैक में देखते हैं। तो 18 जनवरी 1871 की एक सुबह होती है और के असेंबली जो है जिसमें कि जर्मन स्टेट्स के सारे प्रिंसेस होते हैं, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट प्रशिया के मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग ओटो वन बिस्मार्क, ये सब जो थे ये जमा हुए थे वर्साई के महल में, ठीक है। जिस हॉल में वो जमा हुए उसका नाम था हॉल ऑफ मिरर्स,
वहां पे गर्मी की व्यवस्था नहीं थी, मतलब कि सबको ठंड लग रही होगी। एनीवेज, जहां पर कि जो नया जर्मन एम्पायर बना और जिसके प्रमुख कौन बने, कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रशिया। अब ये जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस रहा जर्मनी का, इसने एक चीज तो इस्टेब्लिश कर दिया कि भाई प्रशिया जो है, प्रशियन स्टेट पावर जो है, ये सबसे डोमिनेंट फोर्स है, इसको आप जो है नहीं हरा सकते। अब ये नया जो स्टेट बना, इसने किन चीजों पर एम्फेसिस डाला, किस पे जोर डाला, तो करेंसी को मॉडर्नाइज करना, बैंकिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना, लीगल और जुडिशियल सिस्टम जो जर्मनी में है इसको जो है इस्टेब्लिश करना। और ये जो प्रशिया के जो मेजर्स थे या प्रैक्टिसेस थे, जो प्रशिया में ऑलरेडी चल रहे थे, वही जो है पूरे जर्मनी के लिए मॉडल बन गया। Now this is the scene of like this proclamation, and you can see the site, of course, like he would be the Kaiser, the new emperor of Germany, and then बाकी जो प्रिंसेस वगैरह हैं वो सब अपनी लॉयल्टी जो है उसकी शपथ लेंगे इसके सामने में। And in this map you can see the like unification process of Prussia, किस तरीके से ये जो है बढ़ता है। Of course, like यहाँ पर पर्शिया जो है वो 1866 से पहले का आपका हो गया। सो ऑल दिस like deep blue land, okay, here that's your Prussia. Then like conquered by Prussia in Austro-Prussia war in 1866, ठीक है। Austro-Prussia war में जो एरिया जीता गया, so well this would be right here, no, these would be the one in these wars। फिर जो है Austrian territory excluded from German Confederation 1867, ऑस्ट्रियन टेरिटरी जो कि एक्सक्लूड किया गया जर्मन कॉन्फेडरेशन से 1867 में। सो दैट वुड बी इन दिस एरिया। ज्वाइंड विद प्रशिया टू फॉर्म जर्मन कॉन्फेडरेशन 1867, इसको जो है प्रशिया के साथ जोड़ा गया। दीज ग्रीन एरियाज हियर एंड देयर, राइट। फिर जो है साउथ जर्मन स्टेट्स ज्वाइनिंग विद प्रशिया टू फॉर्म जर्मन एम्पायर 1871, ये वाला पूरा जो एरिया है वो शामिल हो गया इसमें। और फिर फाइनली जो है प्रशिया और फिर फ्रैंको प्रशिया वॉर 1871, इसमें जो एरिया जीता गया है दैट इज इन द लाइट ब्लू, ओके, इट वुड बी हियर ऑन दिस मार्जिन्स। तो इस तरीके से जो है जर्मनी के यूनिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हुआ। एंड एक्चुअली दिस इज वन मैप दैट यू शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट 2-3 टाइम्स, ओके, क्योंकि ये जो है आपके मैप बोर्ड का हिस्सा हो सकता है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी, इट ऑफ्टन फीचर्स इन योर एग्जाम एज वेल, सो या कीप एन आई ऑन इट। एंड नेक्स्ट इज यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब जर्मनी की तरह इटली का भी जो है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का एक लंबा इतिहास रहा था। इटालियंस जो थे वो बहुत जो है डायनेस्टिक स्टेट्स जो थे, खानदानी जो राज्य वगैरह थे, ठीक है, उनके बीच में बटे हुए थे। और इसके अलावा जो है हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर भी जो है काफी एरिया पड़ता था इनका। अब 19th सेंचुरी के मिडल में इटली जो है वो 7 स्टेट्स में जो है डिवाइडेड था, जिसमें कि सिर्फ एक जो सार्डिनिया पाइडमोंट जो था उसका रूलर एक इटालियन प्रिंसली हाउस था, ओके। जो नॉर्थ का एरिया था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स के अंदर था। सेंटर का एरिया जो था वो पोप के द्वारा रूल था। और जो सदर्न रीजन्स थे वो जो है बॉर्बन किंग जो थे स्पेन के, उनके अंदर था। इवन जो इटालियन लैंग्वेज है इसने भी एक कॉमन फॉर्म नहीं अभी तक अडॉप्ट किया था, और इसके अभी भी बहुत सारे रीजनल और लोकल वेरिएशंस जो थे वो उपलब्ध थे यहाँ पर, वो मौजूद थे यहाँ पर, ओके। अब 1830s वगैरह में गुसेप मैजनी जो था उसने जो है एक कोहेरेंट प्रोग्राम बनाने की कोशिश की थी, एक जो है इकट्ठे इटालियन रिपब्लिक को फॉर्म करने की। तो ये मैजनी का प्लान था ये। उसने जो है एक सीक्रेट सोसाइटी भी फॉर्म किया था, यंग इटली, अपने इस गोल को जो है डिसेमिनेट करने के लिए, लोगों के बीच प्रसार करने के लिए जो है उसने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। अब उसके द्वारा इनिशिएट किए गए जो रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग्स थे 1831 में और 1848 में, इसका मतलब ये हो गया कि अब जो है सार्डिनिया पाइडमोंट जो है उसके ऊपर जिम्मेदारी पड़ गई थी इटली के यूनिफिकेशन की, जिसके रूलर थे किंग विक्टर इमैनुअल II, ओके। और रास्ता था वॉर का, युद्ध के द्वारा ही जो है यूनिफिकेशन जो था वो होना था। अब इसमें जो है जो रूलिंग एलीट जो थी इस रीजन की, जो यहाँ के शासन करने वाले जो थे कुलीन वर्ग, ठीक है, उनके मुताबिक जो यूनिफाइड इटली है वो जो है उनके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस का भी रास्ता खुलेगा। तो वो भी जो है इसके फेवर में थे, जो रूलिंग एलीट्स थे वो। अब जो चीफ मिनिस्टर थे पाइडमोंट, सार्डिनिया पाइडमोंट के,
सार्डिनिया पाइडमोंट के जो चीफ मिनिस्टर थे कैवोर, तो उन्होंने जो है मूवमेंट स्टार्ट किया डिफरेंट जो रीजन्स थे इटली को उनको यूनाइट करने के लिए, और ये रास्ता ना तो रिवॉल्यूशनरी था ना डेमोक्रेटिक था। ओके, उसी तरह के बहुत सारे जो बाकी अमीर और एजुकेटेड मेंबर्स थे इटालियन एलिट की तरह, तो वो भी जो है इनफैक्ट इटालियन की तुलना में उनका फ्रेंच काफ़ी बेहतर था। ओके, लेकिन उसने क्या किया, तो टैक्टफुल जो डिप्लोमेटिक अलायंस है फ्रांस के साथ, उसने जो है फ्रांस के साथ काफ़ी अच्छा जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन डेवलप किया। ठीक है, और उनकी मदद से सार्डिनिया पाइडमोंट ने जो है ऑस्ट्रियन फोर्सेज को 1859 में जो है पराजित कर दिया। ओके, सार्डिनिया पाइडमोंट को जो है 1859 में पराजित कर दिया। रेगुलर ट्रूप्स के अलावा इनफैक्ट जो रेगुलर सिपाही जो थे इनके, उनके अलावा काफ़ी संख्या में जो आर्म्ड वॉलंटियर्स थे वो जो है गुसेप गैरिबाल्डी के लीडरशिप में वो भी इसमें शामिल हो गए। तो मतलब मान लो कि सार्डिनिया पाइडमोंट का जो अपनी जो उसकी आर्मी रही थी वो तो थी ही, साथ ही साथ बहुत सारे जो आर्म्ड वॉलंटियर्स थे वो भी जो है गैरिबाल्डी के लीडरशिप में वो भी इस युद्ध में शामिल हो गए, वो भी इटली के यूनिफिकेशन में शामिल हो गए। और फिर 1860 वो जो है सदर्न इटली में मार्च किया। ठीक है, और जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, ठीक है, उसमें मार्च किया, और उन्होंने जो है लोकल पेजेंट्स वगैरह का भी सपोर्ट जीत लिया, और जो स्पेनिश रूलर्स थे हैब्सबर्ग वाले, हैब्सबर्ग डायनेस्टी के, उन सभी को जो है वहां से भगा दिया। चलो भाई बढ़िया रहा। 1861 विक्टर इमैनुअल II जो है उसको यूनाइटेड इटली का जो है एम्पायर या रूलर किंग घोषित कर दिया गया। लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा जो इटालियन पॉपुलेशन थी जिनके बीच में इलिटरेसी रेट काफी ऊंचा था, उनको अभी तक जो है इस चीज का आइडिया नहीं था कि ये लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी होती क्या है। ठीक है, जो पेजेंट्स वगैरह थे उन्होंने गैरिबाल्डी का सपोर्ट किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक जो है इटालिया का नाम भी नहीं सुना था। उनको ये लगता था कि ला इटालिया एक्चुअली वो विक्टर इमैनुअल की वाइफ का नाम है, ये उनको लगता था। सो वेल दैट इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट और दैट इज एन इंटरेस्टिंग बिट, बट मोस्ट इंपोर्टेंटली इट मेक्स यू थिंक एक्चुअली कि बहुत सारे केसेस में इनफैक्ट ऐसा देखा गया है कि जो रिवॉल्यूशन में सबसे अधिक जो कंट्रीब्यूट करने वाला जो आम जनता का जो वर्ग होता है उसको अक्सर जो है रिवॉल्यूशन के पर्पसेस का पता नहीं होता है, रिवॉल्यूशन के एजेंडे का, रियल एजेंडे का पता नहीं होता है। वो जो है किसी अभी जो उसको अपीलिंग लगा हो शायद उसी किसी आइडिया के नाम पर वो जो है उस मूवमेंट में शरीक हो जाती है। बट एनीवेज यहाँ पर एटलीस्ट ये हुआ कि उनके पार्टिसिपेशन की वजह से जो है ये चीज इंश्योर हो गया कि इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया। नाउ यू कैन लाइक हैव अ लुक एट दिस मैप। ये जो है इटालियन स्टेट्स का सिचुएशन है 1858 में जो यूनिफिकेशन हुआ है उससे पहले। तो ये हो गया आपका किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज, ये पोप के द्वारा कंट्रोल किया हुआ एरिया हो गया, टस्कनी, मोडेना, पर्मा, सेवाई, सार्डिनिया इधर, फिर इधर लोम्बार्डी, वेनेशिया, सैन मैरिनो इधर हो गया, मोनाको। तो वेल ये सारे डिफरेंट स्टेट्स आपके हो गए पहले के। ये आपका जो है सार्डिनिया हो गया इधर, तो इधर से चले गई है आंधी। एंड दिस इज आफ्टर यूनिफिकेशन। आफ्टर यूनिफिकेशन इफ यू लुक एट इट केयरफुली, ये सारे रीजन्स जो है वो किसके हिस्से में है अब, ये सब जो है अब जुड़ चुके हैं इटली के अंदर में, राइट। So, well, that is the story of Italy's unification. In the next lesson, we will look at the strange case of Britain. Okay? और साथ साथ जो है हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये ब्रिटेन का जो ये स्ट्रेंज केस है ये हमें जो है रिवॉल्यूशन और उसके नेचर के बारे में क्या सिखाता है। ओके, थैंक्स, बाय बाय।